गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन ऐसी करंट अफेयर की मैगजीन जो कि दिसंबर 2020 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए साइंस एंड टेक का पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो इसके अंदर हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कहता है mRNA वैक्सीन का। समझते हैं न्यूज में क्यों रही। तो भाई न्यूज में इसलिए रही कि खुशखबरी की बात है कि इंडिया की पहली खुद बनाई हुई mRNA वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी मंजूरी दे दी है कि अब आप इसका ह्यूमन ट्रायल कर सकते हो, आप इंसानों पे इसको टेस्ट कर लीजिए। अब आप कहेंगे भाई mRNA क्या होता है, समझाइए मैम। देखिए ये एक नए तरह की वैक्सीन है जिससे यहाँ पे ह्यूमंस को अब इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। देखिए ये नॉर्मल वैक्सीन जैसी नहीं है, उसके विपरीत ये जो आरएनए वैक्सीन है ये क्या करेंगी, ये एक mRNA सीक्वेंस को डाल देंगी बॉडी में। अभी सीक्वेंस में क्या है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो सेल को बताएगा कि आपको क्या बिल्ड करना है, ठीक है। और ये एक जो डिजीज स्पेसिफिक एंटीजन है उसके हिसाब से इसको कोड करा गया है। तो इससे क्या होगा, एक बार ये बॉडी के अंदर गई, एंटीजन को समझा इन्होंने, इम्यून सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज करा गया और उसके बाद रियल थिंग में ये उससे लड़ने लग गई। अब जो मैसेंजर होते हैं इस mRNA के, ये एक तरीके के आरएनए होते हैं, है ना। ये कह सकते हो ये ट्रांसक्राइब करे जाते हैं डीएनए से और ये सेल के साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है ना वहां तक जाते हैं और वहां पे ये ट्रांसलेट करे जाते हैं बाय राइबोसोम्स इनटू प्रोटीन्स, है ना। तो ये बदल गए और वहां काम करने लगे। और ये वैक्सीन जो होंगी ये बताएंगी हमारे सेल्स को किस तरीके से आप प्रोटीन बनाओ, ठीक है। या आप कह सकते हो इवन जस्ट अ पीस ऑफ प्रोटीन जो कि ट्रिगर करेगा इम्यून रिस्पॉन्स इनसाइड आवर बॉडीज। तो मतलब एक प्रोटीन कैसे बनाओ, ये पीस ऑफ प्रोटीन भी जो हमारा यहाँ पे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स देगा फटाक से, और वो इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, जो एंटीबॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, है ना, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे इन्फेक्ट होने से बचेंगे और हम रियल टाइम जो वायरस हमारे अंदर आता है उससे लड़ सकेंगे। अब देखिए mRNA वैक्सीन जो है वो कैसे दी जा सकती है, बहुत सारे तरीके से आपके अंदर जा सकती हैं। एक नीडल या सिरिंज इंजेक्शन के थ्रू भी, या नीडल फ्री इनटू स्किन भी दे सकती हैं, या ब्लड में भी इंजेक्ट कर सकते हो, मसल में कर सकते हो, लिम्फ नोड में कर सकते हो, लिम्फ नोड जानते हैं, या डायरेक्टली ऑर्गन में भी डाल सकते हो, या किसी नजल स्प्रे के थ्रू भी, है ना, ये तो फुस फुस नजर स्प्रे के थ्रू भी, बड़ा ही आसान तरीके से। कई तरह की mRNA वैक्सीन जो है, जैसे कि आपका नॉन रेप्लिकेटिंग mRNA हो गई, इन वाइवो सेल्फ रेप्लिकेटिंग mRNA हो गई, इन वेट्रो डेंड्रिटिक सेल नॉन रेप्लिकेटिंग mRNA वैक्सीन हो गई। तो कई तरीके की हो गई। अब एक वहां पे चार्ट बना है राइट साइड पे, उसको समझ लेते हैं। देखिए डीएनए की जो हमने बात करी और आरएनए की जो हमने बात करी, दोनों की पहले फुल फॉर्म समझते हैं। डीएनए होता है, फिल्मों में देखा होगा आपने, डीएनए टेस्ट करा लो, ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो आपका आरएनए होता है उसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे डीऑक्सी आगे लगा होता है डीएनए में खाली। तो यहाँ पे दो तरीके के आप न्यूक्लिक एसिड देखोगे जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, ठीक है, और हमेशा जिंदगी भर तक रहती है। अब देखिए आरएनए की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जिसे हम लोग mRNA कह रहे हैं ये वाले, और एक होते हैं ट्रांसफर आरएनए जिसे हम लोग टीआरएनए बोलते हैं। अब एक और सॉरी, अब यहाँ पे तीन तरह के होते हैं, दो तरह के मैंने बोला, तीसरे तरीके के होते हैं राइबोसोमल आरएनए, मतलब आरएनए, ठीक है। अब समझते हैं mRNA क्या होते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारा जो जेनेटिक कोड है उसका एक पोर्शन कॉपी करेंगे, ठीक है, एक हिस्सा कॉपी करते हैं। इसे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और ये यहाँ पे इस जो कॉपी करी हुई चीजें हैं इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सारी कॉपीज को राइबोसोम्स को, ठीक है। और राइबोसोम्स क्या है, ये सेलुलर फैक्ट्रीज है जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है प्रोटीन्स का, ठीक है, इस कोड से। अब जो ट्रांसफर आरएनए मैंने बताया टीआरएनए, ये क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड्स लाते हैं, बेसिक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और ये सारे का सारा ये प्रोटीन फैक्ट्रीज में सारा अमीनो एसिड लेकर आते हैं, और भाई किसमें, इन रिस्पॉन्स टू द कोडेड इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस बाय mRNA। भाई जो mRNA ने कोडेड इंस्ट्रक्शन दिए उनके रिस्पॉन्स में ये काम करते हैं। तो ये जो प्रोटीन बिल्डिंग प्रोसेस है इसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, LATION। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए जो है, मतलब आरआरएनए जो है, एक ऐसा कंपोनेंट है बच्चों राइबोसोम फैक्ट्री का खुद में, जिसके बिना प्रोटीन प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए राइबोसोमल आरएनए। अब दोनों में डिफरेंस जानते हैं, डीएनए और आरएनए में। पहले मैं आपको आरएनए में बताऊंगी फिर आपको डीएनए में बताऊंगी। देखिए आरएनए में क्या है कि ये यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है हमारे अंदर, ठीक है, जो आपके डीएनए के अंदर है उसे कन्वर्ट करता है ऐसे फॉर्मेट में जिसे आप प्रोटीन बिल्ड करने के काम में ला सकते हो। उसके बाद फिर उसको ये राइबोसोमल प्रोटीन फैक्ट्रीज में भेज देता है,
वही जगह अगर डीएनए की बात करें तो ये रेप्लिकेट और स्टोर करके रखता है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है, यहाँ पे आपको सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। तो अब ये ऐसे तो फिल्मों में समझ लो तुम्हारा बाप कौन, बाल ले लो उसका टेस्ट करा लो, खून से टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट करा लो, देखिए तो समझ लो एक ब्लूप्रिंट है हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। दूसरा आरएनए में बात करें तो इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, बट ये डीएनए की तरह है, इससे ये जो है बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। वही जगह डीएनए की बात करें तो इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब स्ट्रैंड्स का मतलब जानते हो, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये डबल हेलिक्स में अरेंज होते हैं। आरएनए के अंदर आप देखें तो यहाँ पे राइबोज शुगर मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेगा, और विदाउट द हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशन ऑफ डीऑक्सीरिबोस, ठीक है, ये। और यहाँ पे डीएनए में क्या है, शुगर जो डीएनए की है वो डीऑक्सीरिबोस होती है, जिसके अंदर एक जो है कम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है आरएनए के रिबोस से, ठीक है, एक यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। उसके बाद आरएनए यहाँ पे एडी, ये देखिएगा थोड़ा समझिए, एडिनाइन मतलब ए, उसके बाद आपका ग्यूएनाइन मतलब जी, और आपका साइटोसाइन मतलब सी को यहाँ पे शेयर करता है डीएनए के साथ में, बट इसके अंदर यूरासिल मतलब यू होता है देन रादर देन थाइमाइन, थाइमाइन की जगह यहाँ पे जो है वो यूरासिल होता है। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है, जो बेसिस होते हैं इसके, वो होते हैं एडिनाइन, थाइमाइन और ग्यूएनाइन और साइटोसाइन। समझ गए, यहाँ पे चार चीज आपको देखने को मिली कि वहां पे जो है वो यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमाइन। क्लियर है। अब आरएनए देखिए, ये न्यूक्लियस में जो है फॉर्म्स होता है, और ये उसके बाद फिर ये स्पेशलाइज्ड रीजन में जाता है साइटोप्लाज्म की, डिपेंड करता है ना किस तरीके का आरएनए बना है। और डीएनए जो है वो आपको न्यूक्लियस में मिलेगा। देखिए आरएनए कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियोलस में मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के भी अंदर, न्यूक्लियोलस में। और लेकिन डीएनए आपको न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएगा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में आरएनए जो है ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं ना डैमेज से, अगर यूवी लाइट से है ना डैमेज होता है तो आरएनए इतनी जल्दी नहीं खराब होंगे। डीएनए काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट से ये डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं इस आरएनए वाली जो वैक्सीन बना रहे हैं एमआरएनए उसके। तो पहली चीज़ तो नॉन इन्फेक्शनियस से काफ़ी सेफ है ना, ये किसी पैथोजन से बन नहीं रही है। तो पैथोजन से आप जानते हैं ना, अगर इनएक्टिव करके डालो तो चलो ठीक है, अगर उसको तुम हल्का सा कमज़ोर करके अपने शरीर के अंदर डालोगे तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको पोषण हो, आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको बीमारी लग भी सकती है। तो ये नॉन इन्फेक्शनियस है, ठीक है। मतलब आरएनए इसका जो स्टैंड है वैक्सीन के अंदर, ये डिग्रेडेड वंस द प्रोटीन इज मेड, ये एक बार प्रोटीन बन गया तो ये डिग्रेड हो जाएगा, तो ये अच्छा चीज़ है। उसके बाद एफिकेसी, क्लिनिकल टाइम्स में देखने को मिला है कि एमआरएनए वैक्सीन से अच्छा खासा इम्यूनिटी हो सकती है अगर आप कंपेयर करो ट्रेडिशनल वैक्सीन से, है ना, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, साइड इफेक्ट नहीं होंगे। फिर प्रोडक्शन की बात करें तो वैक्सीन वगैरह जो है ये और जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो सकती हैं, है ना, तो रिस्पॉन्स बढ़िया होगा अगर आउटब्रेक हो जाता है किसी डिजीज़ का तो। अब पुरानी वैक्सीन की बात करें और जीन बेस्ड वैक्सीन की बात करें तो इसमें क्या डिफरेंस है जानते हैं। देखिए जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वैक्सीन थी उसके अंदर एक जिंदा, देखिए यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया भी है इसका, कोरोना का पढ़ाया था मैंने, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं तीन। एक होती है इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस जिसे हम लोग किल्ड वैक्सीन बोलते हैं, एक होती है वायरल वेक्टेड वैक्सीन, और दूसरी तरह की वैक्सीन भी होती है सब यूनिट, टॉक्सोइड, कंजुकेट, ऐसी बहुत होती हैं, मुद्दे मुद्दे की समझते हैं। तो एक तो ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें कि वायरस को मार के आपके वैक्सीन बनाते हैं। दूसरी वैक्सीन होती है कि वायरस को थोड़ा कमजोर फॉर्म में करके, जैसे टीबी वगैरह की बनती है तो वैक्सीन बनाते हैं। और तीसरी होती है जिसमें वायरस का कुछ पार्ट ले लेते हैं और उससे वैक्सीन बनाते हैं। और भी कई तरह की होती है, मुद्दे मुद्दे की यही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम जीन बेस्ड वैक्सीन की बात करें तो इसमें दो तरह की वैक्सीन मिलती है, एक डीएनए और एक आरएनए वैक्सीन, जो कि दो ही तरह की चीजें भी हैं। और इसको भाई इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग अ वीकेंड फॉर्म, मतलब वायरस को कमजोर करके डालने की बजाय, बैक्टीरिया को कमजोर करके डालने की बजाय बॉडी में, आरएनए और जो डीएनए वैक्सीन होती हैं वो वायरस का खुद का जो जीन है उसका कोई पार्ट लेती हैं, ताकि इस उसका पार्ट निकाल लेंगे, उसके जीन का पार्ट निकाल लेंगे ताकि रिस्पॉन्स यहाँ पे फटाक से आ सके। मतलब ये यहाँ पे जेनेटिक इंस्ट्रक्शन लेती हैं जो होस्ट सेल है टू मेक एंटीजेंस, ये एक बढ़िया बात है। दूसरी बात अगर हम पुरानी वैक्सीन में देखें तो ये यहाँ पे एक्सपोज करती है बॉडी को प्रोटीन्स जो कि बनाया जाता है वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा उनके सामने, ठीक है। तो इससे भी ये भी हो सकते हैं बाय यूजिंग वीकेंड या फिर इनएक्टिव वर्जन किसी वायरस का या बैक्टीरिया का, वही चीज़ है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि आरएनए हो चाहे डीएनए वैक्सीन हो, ये मैसेज देती है सेल को कि आप अपने मन का प्रोटीन बनाओ, है ना, ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो इस प्रोटीन के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स करे।
और तीसरा ये ट्रेडिशनल वैक्सीन जो हैं उनको ठंडक में रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें डीएनए आरएनए वाले की, तो आप रूम टेम्परेचर पे इसको रख सकते हो, ये इनएक्टिव नहीं होगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी कन्वेंशनल वैक्सीन से, और गर्म जगह पे भी रखी जा सकती है अगर ड्राई रखो तब भी। तो ये एक फ़ायदे हैं इसके। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो कहता है फूड अडल्ट्रेशन। बहुत ही सालों से पढ़ते आए हैं, आज भी दिक्कत में इसलिए है। आइए न्यूज़ में जानते हैं क्यों रहा। रिसेंटली जो शहद बेचा गया कई सारे मेजर ब्रांड्स द्वारा इंडिया में, वो देखने को मिला कि वो अडल्टरेटेड है विद शुगर सिरप। वो तो खैर सभी को पता था, अब जो लोग खा रहे थे वो खा रहे थे। तो वही शहद में तो, हनी में तो हमेशा दिक्कत देखने को मिलती है। न्यूज़ में क्यों रहा है जानते हैं। न्यूज़ में इसलिए रहा है कि देखने को मिल रहा है कि जो गोल्डन सिरप है ना, इसके अंदर शुगर सिरप मिलाया जाता है, राइस सिरप मिलाया जाता है, इसको जो हनी है, ये जो शहद है उसको अडल्ट्रेट करने के लिए, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा ये चाइना से लिया जाता है और ये कुछ इंडिया में भी बनाया जाता है। अब ऐसा अडल्ट्रेशन अगर आप हनी में करते हो तो ये किसमें देखा गया है, ये सारे टेस्ट करे गए थे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, एनएमआर के द्वारा, साथ में ट्रेड मार्केट फॉर राइस और स्पेसिफिक मार्कर फॉर राइस सिरप टेस्ट, साथ में C3C4 ओलिगो सैचुरेट्स शुगर टेस्ट। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मतलब अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो उसके लिए गलत बोला नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब ने टेस्ट किया और इससे ट्रेस करा कि इसके हनी के अंदर अडल्ट्रेशन है। तो स्टिल ऐसी जो शुगर सिरप है इनको अडल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं हनी में, है ना। तो ये सारा अडल्ट्रेशन टेस्ट पास कर गई, है ना, जो कि लिस्ट हुआ है 2020 के स्टैंडर्ड में बाय द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई के द्वारा। तो आप जानते हैं हर जगह पे तो कुछ ना कुछ मिलावट है। अगर हम दालों की बात करें तो यहाँ पे सॉयल कुछ पीस स्टोन के डाल देंगे, है ना, कुछ अंडरस्टैंड चीज़ें डाल देंगे। पल्सेस की बात करें तो कुछ खेसरी दाल, है ना, उसके साथ बंगाल ग्राम फोल की बात करें, स्टार्च पाउडर, मेस पाउडर, या घी की बात करें तो वेजिटेबल घी, एनिमल फैट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो उसके बाद मिल्क की बात करें तो उसमें भाई पानी मिला दिया। चाय की बात करें तो टी लीव्स मिला दी आपकी। पेपर की बात करें तो पपाया सीड्स मिला दी उसके अंदर। लौंग की बात करें तो आपका क्लोव आफ्टर एक्सट्रैक्शन। धनिया की बात करें तो सॉ डस्ट, हॉर्स डंग तक मिलाते हैं उसमें। भैया हम तो घर ही लाके भून के तभी पीस लेते हैं। और भाई बहुत कुछ गंदा गंदा घोड़े की जो पोटी है उसको मिला देते हैं। रेड चिली पाउडर की बात करें, सॉ डस्ट, कुछ रेड ब्रिक का पाउडर मिला देते हैं, बड़ा ही खतरनाक। तभी मम्मी बोलती है भैया कुटी हुई धनिया लानी है, खुद घर ही में बना लेंगे, बेटर है। हनी की बात करें तो अब तो आ गया है पानी या चीनी मिलाना। और टर्मरिक की बात करें तो येलो सॉयल मिला दिया उसमें। तो कच्ची हल्दी का यूज़ करें, बहुत ही अच्छी होती है। हम बहुत ही देसी इंसान हैं। खैर अब कुछ बातें जान लेते हैं फूड अडल्ट्रेशन के बारे में। बचपन से तो पढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे भी जानते हैं। देखिए फूड अडल्ट्रेशन का मतलब होता है जब आप कुछ अलग से घटिया क्वालिटी की चीज़, एक इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़, बेकार सी, हार्मफुल, स्टैंडर्ड या यूजलेस चीज़ आप अपने खाने में मिला देते हो। फूड आइटम्स, मेडिसिन, वेजिटेबल्स, पेस्ट, क्रीम प्रोडक्ट्स जो भी बड़े बड़े फेमस ब्रांड्स के होते हैं, ये सब के सब अडल्ट्रेटेड होते हैं। और फूड अगर अडल्ट्रेटेड तब घोषित किया जाता है जब इसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जाए जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी गिर जाए या ये अफेक्ट करने लगे इंजीरियसली, या सस्ता हो जाए। इन्फीरियर सस्ते और घटिया क्वालिटी के सब्सटेंसेस को पूरे ही तरीके से मिला दें या कुछ उसके पार्ट में मिला दें। या कोई भी अगर बात करें तो वैल्यूएबल या नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसे पूरी तरीके से गंदा कर दिया जाए। या आप कह सकते हो कि इसमें से कुछ चीज़ें हटा के गंदी चीज़ें मिलाएं, या इसमें कलर वगैरह मिलाएं, या आप कह सकते हो इसको, इसकी अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए इसको और ट्रीट करा जाए, जो लेकिन जिसकी वजह से हेल्थ को इश्यूज हो जाए। फॉर वट एवर रीजन्स इट क्वालिटी इज बिलो द स्टैंडर्ड। ठीक है, कुछ भी हो रीज़न, कुछ भी हो, लेकिन इसकी अगर क्वालिटी घटिया हो रही है तो इसको अडल्ट्रेशन के अंदर गिनेंगे। अब देखिए फूड अडल्ट्रेशन आप कह सकते हो कि भाई ये इंटेंशनल भी हो सकता है, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए भी हो सकता है कि भैया इतनी सारी डिमांड को पूरा करना है तो भैया इसमें घोड़े की पोटी मिला मिला के खूब सारी धनिया बना दो और उसके बाद धनिया बेचो। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत है। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि सही से ध्यान नहीं दिया गया और हो गया, कुछ उसने कर दिया, लोगों ने कर दिया। अब देखिए बात आती है कि क्या इम्पैक्ट्स हैं इस फूड एडल्ट्रेशन की, क्या जो है असर पड़ेगा। तो पहला तो ये प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की बात करें तो अडल्ट्रेशन डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्शन जो कि रॉ फूड आइटम्स का है वो रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, मार्केट वगैरह जो है उसके प्राइस कम हो जाते हैं रॉ फूड के। उसके साथ लाइवलीहुड की बात करें तो फूड प्राइसेस कम हुए तो प्रोडक्शन वगैरह रॉ फूड का कम हुआ अडल्ट्रेशन की वजह से। इसकी वजह से ये भी है फूड प्रोड्यूसर्स के जो लाइवलीहुड है उस पर दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए अडल्ट्रेशन हुआ हनी में तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बी कीपर हैं,
है ना। लेस डिमांड है रॉ हनी की और उनकी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तीसरी दिक्कत आती है न्यूट्रिशनल वैल्यू की। देखिए यहाँ पे एडल्ट्रेट फूड जो है वो काफ़ी घटिया क्वालिटी का होता है, इसके पास कोई मतलब या इसमें कोई न्यूट्रिशन तो होता नहीं है, तो मैल न्यूट्रिशन आपके अंदर कर दिया। पानी में दूध मिला हुआ है या दूध में पानी मिला हुआ है, कुछ भी है, दूध में पानी मिला रखा है तो उसमें कैल्शियम तो होगा नहीं, प्रोटीन कंटेंट तो एकदम बेकार सा होगा। आप ये काम करेंगे, ह्यूमन हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। डायरिया हो सकता है, लिवर डिसऑर्डर हो सकते हैं, आप स्टमक डिसऑर्डर हो सकते हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, बहुत कुछ हो सकता है। और इकोलॉजी की बात करें तो भैया यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा अडल्ट्रेशन हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है उसको अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्शन यहाँ पे खराब हो जाएगा फ्लोरा फौना का। हनी बीज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं, आपको पता है, और अगर हनी प्रोडक्शन ऐसा कम हो गया तो प्लांट स्पीशी बहुत अफेक्ट हो जाएंगे, है ना। पॉलिनेशन होगा नहीं, कैसे ही यहाँ प्लांट पैदा होंगे। अब बात आती है चैलेंजेस की। फूड एडल्ट्रेशन के सामने चैलेंजेस क्या हैं? टेक्नोलॉजी की काफ़ी कमी है कि हम कैसे पता लगाएं कि आखिरकार इसके अंदर मिलावट है। दूसरी बात, लॉ एंड इंस्पेक्शन अच्छी तरीके से नहीं होता। आपने देखा इतनी कुछ गंदगी हमको पता है लेकिन तब भी कोई ऐसा लॉ नहीं है, इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम नहीं होता। तीसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिए लोगों को ही नहीं पता है कि इसमें क्या मिलावट है क्या नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब लेकिन यहाँ पे देखें क्या कदम उठाए गए हैं ऐसे अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए हमारे देश के अंदर। देखिए पहली चीज़ तो हमारी जो फसाई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पे पेनल्टी डाली है। अगर आप इंपोर्ट करोगे, अगर आप खुद बनाओगे, अगर आप स्टोर करोगे, अगर आप बेचते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो ऐसे किसी भी इंजूरियस नॉन इंजूरियस अडल्ट्रेंट्स को, तो भैया आपको ये पेनल्टी देनी होगी और ये इनके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर आता है। उसके बाद इन्होंने फसाई नहीं, एक मैनुअल डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट मतलब DART डार्ट को रिलीज करा है ताकि यहाँ पे फटाफट से कोई अगर मिलावट है हर एक फूड आइटम्स के अंदर तो डिटेक्ट हो जाएगा। साथ में इन्होंने रिलीज करा है एक डायरेक्टिव्स कि आप इंपोर्ट कैसे करोगे गोल्डन सिरप को, इन्वर्ट शुगर सिरप को या राइस सिरप को जिसको अडल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं हनी की। ठीक है, तो आप किस तरीके से इनके अंदर भी डायरेक्शन बता रखे हैं कि ऐसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे 2019 का, ये हमें यहाँ पे 3 टियर क्वासी जुडिशियल मशीनरी देता है, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि आप यहाँ पे कंज्यूमर को अगर कोई दुख है तो आप सीधा इसके पास चले जाइए। उसके बाद कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करती है, गाइडलाइंस वगैरह को अडॉप्ट करती है, कोड्स वगैरह जो कि प्रैक्टिस के हैं उनको देखती है, जिसमें ये है कि किसी तरीके से सेफ्टी हो, क्वालिटी हो और फेयरनेस हो इंटरनेशनल फूड ट्रेड का। साथ में हार्मोनाइज सिस्टम कोड भी है, ये यहाँ पे जो टाइप है किस तरह का गुड्स होगा, है ना, जिसको शिप करना चाहिए, ताकि सही आइटम जो जिसके अंदर भाई अडल्ट्रेशन मिला हुआ है वो सही से स्क्रूटनी उसकी हो सके, कस्टम क्लियरेंस आसानी से ना हो। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे भाई फर्दर वेज टू चेक फूड एडल्ट्रेशन, और कैसे हम चेक कर सकते हैं फूड एडल्ट्रेशन को। देखिए पहला, प्रॉपर सर्विलांस करिए, मॉनिटर करिए, अच्छे से ध्यान रखिए, है ना, तो प्रॉपर सर्विलांस मॉनिटरिंग से देख सकते हैं। दूसरा, ट्रेनिंग दीजिए आप, है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहिए सीनियर ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एनालिस्ट के लिए, ताकि वो फूड सेफ्टी और एडल्ट्रेशन की तरफ ध्यान दे सकें, उनको पता हो चीज़ें। तीसरा, कंज्यूमर्स को समझाइए, बहुत अच्छी बात है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दीजिए, सेमिनार वगैरह करिए, उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, पैम्पलेट्स बांटिए। और चौथा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, जैसे ब्लॉकचेन का आप यूज़ करिए ताकि आपको फूड एडल्ट्रेशन आप चेक कर सकें, अकाउंटेबिलिटी भी हो सप्लायर्स की जो भी ऐसा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हो, ऐसे एग्जाम्पल बताएं। आप एक अच्छा एक सिक्योर ऑनलाइन डेटाबेस बनाओ जिसमें स्मार्ट फोन रीडेबल कोड हो, है ना, जो आपका रिकॉर्ड वगैरह जो कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड है उससे लिंक हो, कंज्यूमर जो है वो इस कोड को स्कैन करें और इससे पाएं कि आखिरकार फूड आइटम जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। समझ गए इतनी बात को? फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, न्यूज़ में यूँ रहे हैं क्योंकि 2020 जो है ये सभी 100th डेथ एनिवर्सरी मार्क करता है श्रीनिवास रामानुजन की। आइए जानते हैं इन इतनी फेमस पर्सनालिटी के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। टाइम उनका नाम था इरोदे, ये तमिलनाडु के अंदर था। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी रही 22 दिसंबर को ये मनाई गई एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। क्यों? क्योंकि इनकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा थी और ये एक बहुत ही जाने माने लेजेंड फिगर थे मैथमेटिशियन में। अच्छे मतलब मैथमेटिशियन थे ये, बहुत ही जाने माने, बहुत ही मतलब कह सकते हो आप लेजेंड थे ये, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे मैथ्स में। इन्होंने अपनी डिग्री जो है वो कैम्ब्रिज से पाई थी
1916 में। और ये उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ब्रिलियंट पेपर्स को इस सब्जेक्ट में अपने अपने सब्जेक्ट में जो है वो पब्लिश करा और हेल्प ली इन्होंने अपने प्रोफेसर की, जिनका नाम था J.H. हार्डी ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आए थे। इनको इलेक्ट किया गया था लंदन मैथमेटिक्स सोसाइटी के अंदर 1917 में, एंड इनको साथ में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के तौर पे भी इलेक्ट करा गया था फॉर इनके इतने अच्छे काम रहे थे, इनके एक्सीलेंट वर्क की वजह से, जो इन्होंने एलिप्टिक फंक्शंस और थ्योरी ऑफ नंबर्स में इन्होंने जो काम किया था उसके लिए। काफ़ी जानी मानी पर्सनालिटी, पहले ऐसे इंडियन जिनको फेलो ऑफ द ट्रिनिटी कॉलेज के तौर पे इलेक्ट किया गया था, याद रखिएगा, श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन काफ़ी यंग थे जब इनकी मौत हो गई, बेचारे सिर्फ 32 साल के थे, 32 ईयर्स के, और इनकी हेल्थ वगैरह काफ़ी कम हो गई थी। अप्रैल 26 1920 में ये हुआ और अपनी हेल्थ की वजह से इनकी मौत हो गई। 1976 की बात है, जब जॉर्ज ई एंड्रयूज ने यहाँ पे रामानुजन के नोट्स जो थे, है ना, जो लिखे गए थे इनके लास्ट फ्यू ईयर्स जो इंग्लैंड में रहे हैं आखिरी के कुछ सालों में, इनके द्वारा जो इनके नोट्स लिखे गए थे, तो ये नोट्स मिल गए जॉर्ज ई एंड्रयू को। कब मिले? 1976 में मिले। और प्रोफेसर एंड्रयू ने मिल के आपके ब्रूस सी ब्रेंडन के साथ ये गए, इन्होंने कंपाइल करा कंटेंट्स को इनके लॉस्ट नोटबुक के साथ में। एक 5 वॉल्यूम में से जो है इन्होंने कंपाइल करा, एक बुक बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने रामानुजन्स लॉस्ट नोटबुक, बहुत ही खूबसूरत। और रॉबर्ट कैनिचल ने भी लिखी एक बुक इनके बारे में और कहा द मैन हु न्यू इन्फिनिटी एंड अ मूवी ऑफ द सेम नेम्ड प्रीमियर इन 2015। इन्हीं के नाम से ये जो मूवी भी थी 2015 में प्रीमियर भी हुई ना, बहुत ही खूबसूरत लिखा है इन्होंने। रॉबर्ट कैनिचल ने लिखा था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। खैर, रामानुजन के काम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। और देखिए, रामानुजन ने बहुत ही एक प्राइजलेस कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, जैसे कि इनफाइनाइट सीरीज हो गई, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन हो गए, नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस वगैरह हो गई। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, जैसे कि हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, है ना, द रीमन सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल्स, द थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज, और साथ में फंक्शनल इक्वेशंस ऑफ द जेटा फंक्शन, काफ़ी कुछ इन्होंने दिया है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है समेशन 1918 में किया, और अब रामानुजन सम के नाम से जाना जाता है। अभी ये सिग्नल प्रोसेसिंग जो है उसे उसमें यूज़ करा जाता है, जैसे एनालाइज करने में, मॉडिफाई करने में, या सिंथेसाइज करने में टाइम टू टाइम पीरियोडिकली रेपिटेटिव सिग्नल्स को, जैसे कि स्पीच हो गया, म्यूजिक हो गया, डीएनए सीक्वेंस हो गया, तो आज भी इसके लिए काम आता है। इनका फेमस लेटर जो हार्डी को था 1919 में, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था मॉक थेटा फंक्शंस को, जो यूज़ आज भी करे जाते हैं स्ट्रिंग थ्योरी में, इनकी थ्योरेटिकल फिजिक्स में आज भी यूज़ करे जाते हैं स्ट्रिंग थ्योरी में इनके मॉक थेटा फंक्शंस। इनको जो है क्रेडिट दिया जाता है इनके काम के लिए जो इन्होंने मॉडुलर फंक्शंस में किया है ना, जो यूज़ करे जाते हैं आज भी ब्लैक होल की जो प्रॉपर्टी है उसे रिवील करने में, बाय एस्ट्रो फिजिसिस्ट के द्वारा, जो अब ब्लैक होल की जो प्रॉपर्टी है उनको रिलीज करने के लिए जो यूज़ करे जाते हैं मॉडुलर फंक्शंस, उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसके लिए भी इनको क्रेडिट दिया जाता है। खासकर इन्होंने जो है डिस्कवर किया था हार्डी रामानुजन नंबर को, दैट इज 1729 को, ठीक है, 1719 1729 को। ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। कैसे 2 क्यूब्स को 2 डिफरेंट वेज में कर सकते हो? देखो 1729 है, ठीक है, इसका मतलब 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो गया, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो ये देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा मजा आएगा। देखिए 1729 कैसे निकल के आता है आपका, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इक्वल्स टू 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो ये जो 2 क्यूब हैं, ठीक है, ये इक्वली अगर हम ऐसे देखें तो स्मॉलेस्ट नंबर है जो निकल के आ रहा है। तो ये, खैर मैं मैथ्स में बहुत हूँ कमज़ोर जितना आता है वो क्लास 10 तक भी आता है, तो बड़ा मज़ा आता है जब थोड़ा बहुत भी आता है तो चलिए, यहाँ पे होता है हमारा ये सब कंप्लीट। तो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Sapphires, and if you want to follow me on any of the social media, link is in the description box. Along with this, if you want to
Join my membership and enjoy the various perks. Just press the join button, enjoy the various perks, and you can watch these videos on Facebook also. Just like the basic advice and watch these videos there. You can follow me on Instagram also. I put daily one question on reel. You'd enjoy a lot. Bye bye.